रेड सी के अंदर हुसीज की एक कमर्शियल वेसल पर डबल टैप स्ट्राइक और उसमें 3 पाकिस्तानियों की हलाकत और पाकिस्तान का शदीद रिस्पांस। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेड सी के ऊपर हुसीज की जो कार्रवाइयां हैं वो किस तरह पाकिस्तान के लिए सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर रही हैं और स्पेशली ये पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के पैक्ट के बाद ये जो डेवलपमेंट सामने आ रही है इसका क्या मतलब है और पाकिस्तान इस हवाले से क्या एक्शन ले सकता है। पाकिस्तान का क्या ऑफिशियल रिस्पांस आया है, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री हो या इंटीरियर मिनिस्ट्री, मोहसिन नकवी की ईरान आमद और इस हवाले से ईरानियन लीडरशिप से मुलाकात, क्या चल रहा है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के पैक्ट के बाद ये जो ताज़ा डेवलपमेंट जन्म ले रही है ये किस तरह चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर सकती है और पाकिस्तान किस तरह इसमें नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हुसीज की बात करें तो वो इस वक्त गर्म हुए हैं और उन्होंने ऑलरेडी सऊदी अरब को धमकी लगाई थी कि रेड सी पर हम आपकी कार्गो वेसल्स पर अटैक करेंगे और इसलिए रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सऊदी अरब के लिए इस वक्त बाबुल मंडप को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हुआ है और वो लंबे रूट्स लेने पर मजबूर हैं, यानी मेडिटेरेनियन सी से अटलांटिक ओशन, फिर केप ऑफ गुड होप और फिर इंडियन ओशन में वो एंटर होते हैं और इतना लंबा चक्कर वो काट रहे हैं ताकि एशियाई मार्केट में अपनी एनर्जी सप्लाईज पहुंचा सकें। और अभी एक इजिप्शियन ओन तिहामा कार्गो वेसल ने जब इसको क्रॉस करने की कोशिश की बाबुल मंडप स्ट्रेट को, तो यमन के हुसीज ने इस पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं जिससे 6 अफराद की जान चली गई है और 10 अफराद जख्मी हुए हैं। ये एक इजिप्शियन ओन तंजानिया फ्लैग वेसल थी जिसमें ये क्रू मौजूद था और जब से हुसीज ने अपने अटैक्स को रिज्यूम किया है रेड सी के ऊपर, पहले तो इन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के बाद हमले शुरू किए थे। उसके बाद अमेरिका, इजराइल ने इन पर स्ट्राइक्स की। इनके हमलों ने माली नुकसान तो किया लेकिन जानी नुकसान बहुत मामूली था। लेकिन अब ये जबकि जंग शुरू हुई है 2026 में, ये जो नई जंग शुरू हुई है अमेरिका, इजराइल की ईरान के साथ, इसमें हुसीज के अटैक्स में ये पहली अमवात हैं जो कि समंदर के अंदर हुई हैं रेड सी पर। वैसे तो हमें पता है कि यमन के अंदर हुसीज के अपने मुखालिफ ग्रुप्स के साथ बहुत सी झड़पें चल रही हैं और दोनों एक दूसरे के बंदे मार रहे हैं और इनका सबसे बड़ा राइवल ग्रुप कौन है यमन के अंदर? सऊदी बैक्ड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हुकूमत। इन 6 अफराद में से 3 का ताल्लुक पाकिस्तान से था, 1 का इंडोनेशिया से था और खुद जिस कार्गो वेसल को टारगेट किया गया है उसको सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचा है, उसमें आग भड़क उठी थी। और यमन की ऑफिशियल हुकूमत के अंडर जो कोस्ट गार्ड्स हैं उनके मुताबिक जब हम इस वेसल को रेस्क्यू करने जा रहे थे हम पर दोबारा अटैक किया गया है और उन हमलों में यमन के 2 कोस्ट गार्ड मारे गए हैं। इस हवाले से पाकिस्तान का बड़ा सख्त रिस्पांस आया है। इसहाक डार की बात करें तो उन्होंने हुसीज के हमलों की कंडेमनेशन की है। इससे पहले भी हमने देखा था कि पाकिस्तान ने हुसीज को वार्निंग दी थी कि हमारी कमर्शियल वेसल्स या हमारे एसेट्स को नुकसान मत पहुंचाना क्योंकि हमारी बहुत सी ट्रेड यहाँ से हो रही है सऊदी अरब से या दूसरे ममालिक से, तो हमारी कश्तियों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पाकिस्तान ने रेड सी के अंदर अपनी कमर्शियल वेसल्स पर हमला रेड लाइन करार दिया है और पाकिस्तान ने कहा था कि हमारे पास सेल्फ डिफेंस का राइट होगा अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। हुसीज भी अपनी स्टेटमेंट्स में बार बार ये कहते रहते हैं कि हमारा टारगेट सिर्फ सऊदी कश्तियां हैं और हमने सऊदी अरब के लिए ये रास्ता चौक करना है जब तक हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात सही नहीं होते और जब तक सऊदी अरब हमारी ब्लॉकेड खत्म नहीं करता। उनका ये नैरेटिव है कि ब्लॉकेड के बदले ब्लॉकेड। इन्होंने हमारी सी, एयर और लैंड पर ब्लॉकेड आयद की हुई है, लिहाजा हम भी इनकी वाइटल चोक पॉइंट को चोक कर देंगे। पाकिस्तान ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक ये हमले फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को चैलेंज करते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ कमर्शियल शिपिंग जो रेड सी के अंदर है उसको गैर महफूज बनाते हैं, लिहाजा इस तरह के एक्शन से बाज रहा जाए। और पाकिस्तान ने कह दिया कि हम सऊदी अथॉरिटीज के साथ राब्ते में हैं और इसके साथ ही यमन की जो ऑफिशियल हुकूमत है जिसको सऊदी अरब बैक करता है हम उनसे भी राब्ते में हैं। यानी पाकिस्तान अपनी पोजीशन को एक किस्म का क्लियर कर रहा है कि
कि हम किन से बातचीत कर रहे हैं यमन के अंदर, हुसी से नहीं बल्कि जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हुकूमत है सऊदी बैक्ड। और हुसीस के बारे में क्या ख्याल किया जाता है कि ये ईरानियन बैक्ड ग्रुप है जो ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का भी हिस्सा है और ईरान को इनकी मुकम्मल हमायत हासिल है। याद रहे ईरान के सुप्रीम लीडर के जनाजे के मौके पर ईरान ने यहाँ पर एक तैयारा भेजा जहां से हुसीस के डेलीगेशन ने फ्लाई करना था ईरान की तरफ। तो सऊदी अरब ने उस वक्त अपनी फोर्सेस के जरिए सना एयरपोर्ट पर बमबारी करवाई, सना सिटी जो कि हुसीस के कंट्रोल में है, और इसी वजह से जो सऊदी बैक फोर्सेस हैं उन्हें अपना दारुल खिलाफा बदलना पड़ा आइडन के ऊपर, जो पोर्ट है गल्फ ऑफ आइडन पे। यमनी हुकूमत ने आइडन को अपना कैपिटल सिटी बनाया हुआ है और यहाँ से इनके पास एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट की भी एक्सेस है, जबकि हुसीस के पास सना का इलाका है जो कि असल कैपिटल सिटी है। इसके अलावा हुदैदा पोर्ट है जो कि हुसीस को एक लाइफलाइन प्रोवाइड करती है सऊदी ब्लॉकेड को काउंटर करने में, और बहुत सा इलाका जो आप इन वीडियोस में देख सकते हैं, और एक बैटल है दोनों फोर्सेस के दरमियान। और पिछले दिनों सऊदी अरब ने यमन के साउथ में जहां ज्यादातर सऊदी बैक्ड हुकूमत का कंट्रोल है वहां से एसटीसी को निकाल बाहर किया, जिसको पास्ट में यूएई और सऊदी अरब दोनों ने सपोर्ट किया था। रिसेंटली यूएई सपोर्ट कर रहा था जिसको सऊदी अरब ने निकाल बाहर किया है। लेकिन हुसीस के पास जो इलाके हैं वो बहुत मजबूत है, उनकी कंसोलिडेशन है, और इस हवाले से एक पीस डील की तैयारी चल रही थी 2022 से, और यूएन भी इसमें इन्वॉल्व है, और वो पीस डील अब खतरे में पड़ चुकी है। जो 4 साल से हम अमन देख रहे थे, जंगबंदी 2022 से लेकर 26 तक, वो अब खतरे में पड़ चुका है। और यहाँ पाकिस्तान अब राब्ते कर रहा है यमन की ऑफिशियल हुकूमत से, और पाकिस्तान ने कह दिया कि हम सिचुएशन को इनके साथ मिलकर असेस कर रहे हैं कि क्या अब करना चाहिए, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। उन्होंने कह दिया है कि इवन रियाज में भी हमने अपनी एम्बेसी को कह दिया है कि रेलिवेंट अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करें और जरूरी इकदाम उठाए जाएं। और पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया कि हम इन पानियों में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सपोर्ट करते हैं और इस हवाले से सऊदी अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम करेंगे, जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। वी आर रेडी एंड विलिंग टू असिस्ट सऊदी अरेबिया एंड अदर कोलिशन पार्टनर्स एज एन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिके टू प्रिजर्व द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम। यहाँ पर पाकिस्तान की सऊदी अरब ममालिक और अमेरिका के साथ ज्वाइंट नेवल टास्क फोर्सेज भी हैं, जिनको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, और वो भी इन थ्रेट्स को काउंटर करने में अपना किरदार अदा करती हैं। ये जो सोमाली पायरेट्स वगैरह हैं या वो एलिमेंट्स जो ग्लोबल शिपिंग रूट्स को डिस्टर्ब करते हैं, वो इनके लिए एक्टिव रहते हैं, और इसमें नेवीज का किरदार होता है। सेंटकॉम भी इनके साथ मिलकर काम करती है। तो यहाँ पर अगर इस स्टेटमेंट को गौर से देखा जाए तो बिटवीन द लाइन्स समझ यही आ रही है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर हुसीस को धमकी लगा दी है कि बाज आओ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी की बात करें, जो आजकल बहुत एक्टिव नजर आते हैं, वो एक बार फिर ईरान में पहुंच गए हैं, और ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है कि रीजनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और अदर डेवलपमेंट्स डिस्कस करने गए हैं। और फॉरेन ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान यहां पर यूएस ईरान टॉक्स में जो स्पॉयलर्स हैं, जो इस अमल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे निपटने के लिए इकदाम कर रहा है। क्या असल वर्डिंग है कि विजिट की बात की है और कहा है कि रीअफर्मिंग पाकिस्तान्स कमिटमेंट टू ऑफसेट स्पॉयलर्स ऑफ यूएस ईरान टॉक्स। अब यहाँ पर कई चीजें हैं जो हमने ईरान से डिस्कस करनी है। एक तो यूएस ईरान टॉक्स है जिसको पाकिस्तान दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका भी हमले कर करके थक गया है, उनकी फायर पावर में क्लियरली कमी आई है। ईरान तैयार बैठा है, वहां नए चीफ लग रहे हैं उनकी आर्म फोर्सेस के, IRGC के, वो सख्त पैगाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम डिसाइड करेंगे कि जंग कब खत्म होगी। ईरान वहां रेडी बैठा है। पाकिस्तान अब इस अमन को दोबारा बहाल करना चाहता है। एक बार फिर अमेरिका थका हुआ नजर आता है, और इसके अलावा पाकिस्तान ने ईरान को एतमाद में लेना है पाक सऊदी टर्की एग्रीमेंट के हवाले से, और वो किस तरह एतमाद में लेगा वो आप इन वीडियोस में देख सकते हैं कि क्या नैरेटिव है, क्या यहाँ पर ईरान की थिंकिंग हो सकती है और पाकिस्तान क्या कन्वे करेगा। पाकिस्तान उस हवाले से भी इनको एतमाद में लेगा, और टॉप लीडरशिप जैसे कि प्रेसिडेंट ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे अहम ऑफिशियल से मुलाकात हो रही है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का स्पेशल मैसेज दिया गया है ईरानियन लीडरशिप को। सऊदी अरब इस वक्त हुसीस को काउंटर करने के लिए मजीद इकदाम कर रहा है, जिस तरह का इन्होंने डिफेंसिव पोस्चर डिस्प्ले किया है इस एग्रीमेंट के जरिए। इसके अलावा भी सऊदी अरब लॉबिंग कर रहा है तकरीबन 43 ममालिक के साथ कि एक मैरीटाइम कोलिशन बनाया जाए जो कि इनके शिपिंग रूट्स को सिक्योर करेगा। और
सऊदी अरब का ज़्यादा फोकस है बाबुल मंडब स्ट्रेट के ऊपर। सऊदी अरब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर लड़ाई नहीं चाहता। सऊदी अरब के पास जो दूसरा रास्ता है वो उसको सिक्योर करना चाहते हैं और यहाँ मैरीटाइम कोलिशन की बातचीत चल रही है। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जो ज्वाइंट नेवल टास्क फोर्सेज होती हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करके सऊदी अरब इसको मज़ीद इन्हांस करना चाहता है अपनी सिक्योरिटी को, ताकि हुसीज़ वगैरह को काउंटर किया जा सके। अभी रिसेंटली भी हम देख रहे हैं कि सोमाली पायरेट्स ने भी एक कश्ती को पकड़ा हुआ है और उसमें बहुत से पाकिस्तानी मौजूद हैं जिनकी हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही है और वहाँ पर खाने का सामान तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह के थ्रेट्स होते हैं जो आपकी ट्रेड को, आपकी मूवमेंट को चैलेंज करते हैं समंदरों के अंदर। इसलिए ये जो ऑफिशियल हुकूमतें होती हैं ये काम करती हैं अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। जबकि हमने यहाँ देखा है कि यूएई और इजराइल की क्या स्ट्रेटजी है कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करते हैं। वो ये आसपास के जो जजीरे हैं वहाँ पर प्रेजेंस कायम करते हैं। यमन के अंदर एसटीसी को सपोर्ट, सोमालिया के अंदर सोमालीलैंड को सपोर्ट, जिससे मजीद इलाके में इंस्टेबिलिटी फैलती है। जबकि सऊदी अरब की ये अप्रोच है कि हम ऑफिशियल हुकूमतों के साथ मिलकर यहाँ पर अपने ट्रेड रूट्स को सिक्योर बनाएं। यहाँ पर ईरान को भी डेफिनेटली ये मैसेज गया होगा कि आप हुसीस को इस हवाले से रोकें जो ये कमर्शियल शिप्स को टारगेट कर रहे हैं। जबकि हुसीस का कहना है कि सऊदी अरब जब तक हम पर ब्लॉकेट लगाकर रखेगा हम इस ब्लॉकेट को ख़त्म नहीं कर सकते। और ये कहाँ से इग्नाइट हुआ है? जब सऊदी अरब ने इनकी रनवे पर हमला किया सना एयरपोर्ट पर, और जब सऊदी बैक फोर्सेस ने इन पर हमले शुरू किए, इन्होंने ना सिर्फ सऊदी बैक फोर्सेस पर हमले किए बल्कि सऊदी अरब के अंदर अबा रीजन पर भी हमले किए। इसके अलावा हुसीस के मुताबिक हमने रेड सी में सऊदी अरब की एक और कश्ती को निशाना बनाया जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर जा रही थी। और रिसेंटली इन्होंने यमन के अंदर सऊदी बैक्ड फोर्सेस के मिलिट्री बिल्डअप को भी निशाना बनाया है, इनके वेपन डिपोज, कमांड पोस्ट सेंट्रल मारिब प्रोविंस में। और पोर्ट ऑफ मोका जो कि रेड सी में है वहाँ भी कई सऊदी बैक्ड ट्रूप्स को इन्होंने मारा है और वो सारे जो पुराने ज़ख्म थे एक बार फिर जिंदा हो गए हैं, जो 4 साल से लड़ाई रुकी हुई थी। तो अब ये बड़ा एक गंभीर मामला है। इसमें डेफिनेटली ईरान से जो बातचीत है वो भी बहुत से रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है। जबकि ईरान बहुत सी जगहों पर ये कहता है कि हम हुसीस को डिक्टेट नहीं करते, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इनका क्लोज कोऑपरेशन है। पाकिस्तान के लिए मसले की बात यह है कि एक नया बैटल फ्रंट खुल रहा है रेड सी के ऊपर और पाकिस्तान की अभी वो कैपेसिटी नहीं कि इतनी दूर जाकर लड़ाइयाँ लड़े जो कि हमारे ऊपर मजीद बोझ डाले और हमारी स्ट्रेटेजिक मुश्किलात में इजाफा करे। ऑलरेडी हम बहुत से मसाइल में फंसे हुए हैं और नए पंगे लेना वो भी इतने दूर, जिसमें एक मजहबी एंगल भी है, ये डेंजरस हो सकता है पाकिस्तान के लिए। इसलिए पाकिस्तान इसको डिप्लोमेसी के जरिए ही हल करने की कोशिश कर रहा है। ईरानियन लीडरशिप से मुलाकात कर रहा है, हुसीस को वार्न कर रहा है, सऊदी अरब के साथ डील साइन कर रहा है। तो अभी तक पाकिस्तान ने बहुत हद तक रिस्ट्रेंट दिखाया भी है और ये पैगाम क्लियर कट है। इवन हम इस दिफाई मुआहदे को भी देखें कि इन तीनों के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स डिफरेंट हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में एक कन्वर्जेंस हमें नजर आती है। और इसका यह मतलब नहीं है कि सऊदी अरब या तुर्की के जो थ्रेट्स हैं उनके अपने अपने रीजन्स में पाकिस्तान उनको अपना थ्रेट बना ले, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन जब पाकिस्तान के मफादात को हिट किया जाएगा तब पाकिस्तान हरकत में आ सकता है। तो यही चीज़ है समझने वाली। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या इस हवाले से पाकिस्तान ने ईरान को कुछ पैगामात शेयर किए हैं कि हुसीस को कंट्रोल करें, और आपके ख्याल में आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान हुसीस पर कोई स्ट्राइक कर सकता है और इसके क्या रिस्क हो सकते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अब तक टाइम पर पहुंच जाएं।